स्वागत है आपका एफएनओ जंक्शन में और मैं हूं शरद दुबे, जहां पे अगले आधे घंटे हम मार्केट्स की चर्चा करेंगे और एफएनओ के क्या इंपॉर्टेंट कॉल्स होते हैं और कमाई के मौके बनते हैं उस पे हमारी नज़र होगी। लेकिन चलिए, आज एक बहुत बढ़िया दिन है। निफ्टी का आप देखेंगे तो बहुत अच्छी तेज़ी आई है और ये जो संकेत आए हैं, ऑफकोर्स ग्लोबल डेवलपमेंट्स और हमारे मैक्रो डेवलपमेंट्स आए हैं। भारत और पाकिस्तान का जो सीज फायर का अनाउंसमेंट था और जिस तरह यूके और यूएस का जो एफटीए ट्रेड डील्स और चाइना और यूएस का भी ट्रेड डील्स पे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स है। निफ्टी को देखिए, मेंटेन रखा है अपने डेज हाई लेवल पे, 3% ऊपर है, 700 पॉइंट के ऊपर ये आंकड़ा देखने को मिल रहा है। और अगर निफ्टी बैंक के बारे में बात करें तो यहाँ पे भी एक अच्छी उछाल है और ये मेंटेन किया गया है। यहाँ पे भी 1500 पॉइंट से ऊपर का जो उछाल निफ्टी बैंक को देखने मिल रहा है 55,170 लेवल्स पे। लेकिन आज ब्रॉडर इंडेक्सेस का दिन भी है। निफ्टी मिड कैप 100 बताइए या निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स बताइए, दोनों ही ब्रॉडर इंडेक्सेस में बहुत अच्छी तेज़ी मेंटेन है। निफ्टी मिड कैप लगभग 3% से ज़्यादा ऊपर है, लगभग आप कह सकते हैं 1700 पॉइंट का रैली आज देखने मिला है। निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स ये तो लगभग 4% ऊपर है, 600 पॉइंट ऊपर है। तो ऑफकोर्स हमको स्मॉलर जो कैप स्टॉक्स है वहाँ पे बड़ी तेज़ी देखने मिल रही है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी एक बार लेके आते हैं डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे, जहाँ पे हम देखेंगे तेज़ी बरकरार है अक्रॉस द सेगमेंट। यहाँ पे देखें तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो, खास करके वायदे बाजार के आंकड़े की बात करें तो यह देखिए क्या रेशियो आ रहा है, ऑलमोस्ट 20:1। अगर 20 स्टॉक आगे बढ़ रहे हैं तो सिर्फ एक ही स्टॉक पीछे बढ़ रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा मार्केट का सिग्नल है, ग्रीन सिग्नल कहेंगे। एडवांस डिक्लाइन रेशियो वही अगर हम बात करें एनएससी और बीएससी की, यहाँ पे भी देखें तो बहुत बड़ा आप आंकड़ा एडवांसेस में देखने मिल रहा है। डिक्लाइंस थोड़े से हैं अगर हम बात करें फार्मा स्टॉक्स को लेके, लेकिन यहाँ पे भी इंटरेस्टिंगली निफ्टी फार्मा इंडेक्स के चार्ट एक बार लेके आइए, दिखाते हैं। शुरुआत में जो गिरावट आई थी वो बड़ी गिरावट आई थी, लेकिन देखिए वो क्या रिकवर कर रहा है। तो निफ्टी फार्मा इंडेक्स में भी ऑफकोर्स डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि इंपॉर्टेंट जो दवा है वहाँ पे 30 से लेकर 80% तक कटौती हो सकती है, लेकिन अभी तक कुछ डेफिनेशंस नहीं पता है और लॉबीज भी कह रहे हैं कि ये शायद मुमकिन ना हो। लेकिन हमें डर लग रहा था फार्मा कंपनीज पे, उस पे अब रिकवरी मार्केट को दे रही है, क्योंकि अभी तक क्लैरिटी नहीं आया और खास करके हमारे एक्सपोर्ट्स जेनरिक के होते हैं। तो ऑफकोर्स यूएस खुद ही अपने पैर पे हथौड़ा मारेगा अगर वो अपने खुद के प्राइसेस और गिराने लगते हैं, तो वहाँ पे हेल्थ केयर कॉस्ट इश्यूज इनको इम्पैक्ट अक्रॉस द सेगमेंट आ सकता है। लगभग आप कहेंगे तो ऑलमोस्ट 3% का गिरावट सन फार्मा में देखने मिला था, दिन में 5% था, पर वहाँ से रिकवरी की है। तो ऑफकोर्स रिकवरी मोड में और थोड़े देर में ही शायद निफ्टी फार्मा इंडेक्स हरे निशान में भी आ सकते हैं। तो इन स्टॉक्स पर ज़रूर नज़र रखिएगा। ऑफकोर्स यहाँ पे अच्छी मोमेंटम देखने मिल रही है। लेकिन चलिए, हाँ जी बिल्कुल, और हमारे साथ हमारे गेस्ट जुड़ रहे हैं रेलिगेयर ब्रोकिंग से अजीत मिश्रा। गुड आफ्टरनून अजीत जी। बाजार तो बहुत शानदार है और यहाँ पे लगता है शॉर्ट कवरिंग बहुत देखने मिली थी ऑफकोर्स, लेकिन आप देखिए यहाँ पे कुछ लॉन्ग बिल्डअप्स भी आ रहे हैं और सारे ही सेगमेंट्स में अब तो सेक्टोरल इंडेक्स बात करें तो सभी हरे पे और अच्छे तरह से हरे पे, 2 से लेके 5% सारे सेक्टोरल इंडेक्सेस ऊपर है और निफ्टी फार्मा भी आप कह सकते हैं कि अच्छी मोमेंटम देखने मिल रही है। अजीत सर, एक चीज़ बताएं कि अभी मार्केट्स कैसे पॉइज्ड है, यहाँ पे क्या लेवल्स लगते हैं निफ्टी बैंक के, कुछ सेल ऑन राइज के मौके बन रहे हैं यहाँ पे? शुक्रिया। तो देखिए, जिस तरीके से 2-3 हफ्ते हम देख रहे थे कि मार्केट में कंसोलिडेशन का टोन था, बीच में जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट हुए, बावजूद इसके मार्केट में ज़्यादातर टाइम आपने देखा कि स्ट्रेंथ बनी रही। केवल फ्राइडे का सेशन ऐसा था जहाँ पे कि आपने बैंकिंग को बैकफुट पे देखा था और जिसकी वजह से एक डिक्लाइन देखने को मिला इंडेक्स में। 20 ईएमए का रीटेस्ट हुआ निफ्टी में और आज जैसे ही हमने देखा कि जियोपॉलिटिकली थोड़ी सी भी स्टेबिलिटी मार्केट में वापस लौटी, तो मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी दिखाई। तो आज की अगर हम ट्रेडिंग की बात करें तो बेसिस जो अभी तक प्राइस एक्शन है, इससे तो यही इंडिकेट होता है कि बुल्स कंट्रोल में है और 24,800 के लेवल जो बेसिकली हम एंटिसिपेट कर रहे थे कि कंसोलिडेशन एंड होने के बाद वो एक एरिया होगा, तो ऑलमोस्ट उसके पास आप अभी इंट्राडे में हमने हाई ऑलरेडी बना दिया है। तो मुझे लगता है कि पॉजिटिव टोन बनकर रहेगा। अभी शॉर्ट करने की रिकमेंडेशन या फिर अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढनी चाहिए इंडेक्स में, बिकॉज पहले केवल बैंकिंग था, अब देख रहे हैं कि दूसरे सेक्टर्स भी, चाहे वो आईटी हो, ऑटो हो, वहां पे भी एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज होता हुआ नजर आ रहा है। तो एज ऑफ नाउ इंडेक्स में कोई फ्रेश बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं होगी, कंसिडरिंग कि 24,800 एक रेजिस्टेंस जरूर है, 800-850 का लेवल, और रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ पे फेवरेबल नहीं बन रहा है। इंट्राडे में कोई डिप मिलता है अगर 24,600 के पास, वहां पे आप बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं 24,800 850 तक के टारगेट्स के लिए।
24,500 के स्टॉप लॉस के साथ इन निफ्टी। बैंकिंग जैसे हमने बताया कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में वही एक कल्प्रिट था जिसकी वजह से मार्केट में एक डिप था। इंडेक्स अपने 20 ईएमए के नीचे स्लिप किया था। बट आज के दिन जिस तरीके से रिकवरी है, चाहे वो प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स हो, सेलेक्ट पीएसयूज, तो इंडिकेशन तो ये है कि दोबारा से यहाँ पे आपको मोमेंटम आने वाले टाइम में और बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। तो यहाँ पे भी आप बाय ऑन डिप्स की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। 55,500 वाली जो कॉल है, जो करीब जैसे कि अगर 7,710 के पास ट्रेड कर रही है, इसको लॉन्ग करने के लिए आप देख सकते हैं शायद करीब 580 के स्टॉप लॉस के साथ 800-850 तक के टारगेट्स के लिए। बिल्कुल इंपॉर्टेंट लेवल्स जो है अजीत बताते हुए, लेकिन चलिए फ्राइडे के हिट कॉल्स पे बता देते हैं। चंदन तापड़िया के जो हिट कॉल्स के बारे में बता देते हैं। एल&टी, टाइटन, भारत फोर्ज, यहाँ पे रिपोर्ट कार्ड जो है हम स्क्रीन पे लेके आते हैं। यहाँ पे 3.5% का जो उनका गेंस आया है, 2% का टाइटन में, भारत फोर्ज का 2% का आया है। तो फ्राइडे के हिट कॉल्स बता देते हैं जो हमारे रिपोर्ट कार्ड में आपके स्क्रीन के सामने आ रहा है। बेल में खरीदने की बात की गई थी वो सपाट रही है। एमसीएक्स और डीएलएफ में बेचे गए हैं, तो दोनों में ही स्टॉप लॉस जो है हिट किया गया है। तो ओवरऑल जो है रिपोर्ट कार्ड देख रहे हैं तो शानदार रिपोर्ट कार्ड यहाँ पे देखने मिल रही है। यहाँ पे सपाट आया है बेल का और एमसीएक्स डीएलएफ में स्टॉप लॉस हिट कर गई है। तो ये तो आपके फ्राइडे हिट कॉल्स हुए हैं। लेकिन अब चलते हैं अजीत जी, लॉन्ग बिल्डअप स्टॉक्स का है, उस पे जो है हमारी नज़र रहेगी। तो ओवरऑल जो है अजीत जी बिल्कुल। तो लॉन्ग बिल्डअप वाले क्या जो स्टॉक्स हैं उस पर हम देखते हैं ताज़ा खरीदारी वाले। तो 3 स्टॉक्स जो है हमारे नज़र में आ रहे हैं। डीएलएफ, यहाँ पे ऑफकोर्स देखें तो निफ्टी रियलिटी इंडेक्स में सस्टेन बाइंग आ रही है। पिछले 2 से 3 सेशन में जो भारी गिरावट रियलिटी में देखने मिली, तो यहाँ पे एक अच्छी मूवमेंट आ रहा है। इंडियन होटल्स स्टॉक 7% ऊपर है और ऑफकोर्स यहाँ पे फ्यूचर्स में भी अच्छी मोमेंटम देखने मिल रही है। और यहाँ पे जिस तरह जो है ओवरऑल जो है कॉर्पोरेट ट्रैवल या जो टूरिज्म है, समर हॉलीडेज है, वो वापस आ सकती है और उसके कारण जो है बाजार यहाँ पे इनको प्रीमियम दे रहा है। कोफोज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टिक्स है मिड कैप आईटी स्पेस में, जहाँ पे हमारी बात हो रही है ब्रोकर से, यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल बाइंग भी थोड़ी देखने मिल रही है। तो ये 3 अहम स्टॉक्स है ताज़ा खरीदारी वाले, लॉन्ग बिल्डअप हो रही है यहाँ पे। तो इस पर क्या राय रहेगी आपकी इन तीनों में, ज़रा बताएं अजित। बिल्कुल शरद, देखिए इनमें से अगर पहला अगर कोई पिक होगा तो मेरा वो कोफोर्ज होगा। कोफोर्ज अगर आप देखेंगे तो मिड कैप आईटी में जिस तरीके से बीच में गिरावट आई, तो यहाँ पे भी एक शार्प कट देखने को मिला, बट रिकवरी इतना ही इक्वली शार्प रही। स्टॉक ने ज्यादा टाइम नहीं लिया, अपने मेजर एवरेजेस को रिक्लेम कर लिया, शॉर्ट टर्म एवरेजेस को रिक्लेम कर लिया और अब प्रीवियस स्विंग हाइस के पास है। करीब 8250 के लेवल को निकालते ही यहाँ पे आप फ्रेश मोमेंटम देखेंगे, करीब जो स्टॉक को करीब 8750 8900 तक लेके जा सकता है। तो यहाँ पे डेफिनेटली आप लॉन्ग पोजीशन देख सकते हैं, एक्यूमुलेशन के देख सकते हैं 7700 के क्लोजिंग स्टॉप लॉस के साथ 8750 8900 तक के पोजीशनल टारगेट्स के लिए। दूसरे जो 2 नाम है डीएलएफ के और इंडियन होटल के, यहाँ पे कंसोलिडेशन का दौर हम देख रहे हैं। मींस अगर आप डीएलएफ में देखेंगे तो 620 से लेकर 720 इसी बैंड में ये स्टॉक करीब पिछले 1.5 महीने से ट्रेड कर रहा है। अभी आप मिडिल ऑफ द बैंड है। जिस तरीके से फ्राइडे के दिन यहाँ पे गिरावट का दौर था, तो कहीं ना कहीं शॉर्ट थोड़ा सा मुझे लगता है कि ट्रैप फील कर रहे होंगे, तो ये एक एक्सटेंशन हो सकता है। तो ज्यादा एग्रेसिव पोजिशनिंग नहीं, करीब 658 के स्टॉप लॉस के साथ 710 तक के टारगेट्स के लिए डीएलएफ को आप लॉन्ग कर सकते हैं। बाकी अभी मेरे हिसाब से इंडियन होटल में आपको अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं बन रहा है। जी बिल्कुल, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ज़्यादा नहीं आ रहा है इंडियन होटल्स में, आप देख सकते हैं। लेकिन डीएलएफ में जो है लॉन्ग कर सकते हैं, तो यहाँ पे थोड़ी सी मोमेंटम या रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है। टारगेट प्राइस भी दिया हुआ है स्क्रीन पे 710 रुपये का। लेकिन अब चलते हैं शॉर्ट कवरिंग वाले स्टॉक्स पे क्या होगी नज़र। जी बिल्कुल, शॉर्ट कवरिंग वाले स्टॉक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 3 अहम स्टॉक्स आते हैं सामने। अदानी ग्रुप से अदानी एंटरप्राइजेज है, यहाँ पे अच्छी मोमेंटम देखने मिल रही है। वन ऑफ द टॉप गेनर्स भी आपके निफ्टी इंडेक्स में है। टाटा पावर बहुत दिनों बाद जो है यहाँ पे एक अच्छी मोमेंटम देखने मिल रही है, थोड़ी सस्टेन बाइंग भी आ रही है। और इंटरेस्टिंगली हमने एविएशन के बारे में ही कहा था थोड़ी देर पहले, जो है 25 एयरपोर्ट्स की रीओपनिंग की भी जो है सूत्रों से खबर आ रही थी ना स्वदेश में, तो उसका जो बेनिफिट है सिर्फ एविएशन स्टॉक्स को नहीं मिलेगा, आपके एयरपोर्ट स्टॉक्स को भी मिलता है। और याद रखिए अदानी की एयरपोर्ट्स भी जो है अदानी एंटरप्राइजेज में ही वैल्यू आती है, तो वो भी रब ऑफ इफेक्ट आपको दोनों ही स्टॉक्स का आपको स्क्रीन पे देखने मिल रहा है। इंटरेस्टिंगली टाटा पावर पे भी जो है अच्छी मोमेंटम देखने मिल रही है। थोड़ी बीट एंड डाउन स्टॉक भी थी, लेकिन अब इन तीनों स्टॉक्स में शॉर्ट कवरिंग देखने मिल रहा है। अभी कितना सस्टेन करेगा
ये बताएंगे अजीत सर। आप 3 नाम है आपके सामने, अदानी एंटरप्राइजेस, जीएमआर एयरपोर्ट्स और टाटा पावर। तो यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग जो इन तीनों में हो रही है, तो एक सस्टेन कौन करेगा इनके लेवल्स, ये बताएं। और इन तीनों में से अट्रैक्टिव सबसे ज़्यादा क्या है? बिल्कुल देखिए शरद, यहाँ पे अगर मैं टॉप पे रखूं लिस्ट में तो जीएमआर एयरपोर्ट्स डेफिनेटली पहला नाम होगा। जिस जिस तरीके से अभी हमने देखा है कि स्टॉक में कुछ खास गिरावट भी नहीं हुई। अभी बीच में एक डिप आया था, स्टॉक ने अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस को रीटेस्ट किया और उतना ही इक्वली स्ट्रॉन्ग रिकवरी विद वॉल्यूम्स इसमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे मोमेंटम ज्यादा है, तो जो बेसिकली मोमेंटम प्ले करना चाहते हैं उनके लिए जीएमआर ज्यादा बेटर बेट होगा। 8550 जो कि शॉर्ट टर्म एवरेजेस है, वो आपका सपोर्ट एरिया, वो आपका स्टॉप लॉस, करीब 94 96 तक के टारगेट। तो रिस्क रिवॉर्ड 1:1.5 का। तो जो मोमेंटम प्लेयर्स हैं उनके लिए ये। उसके बाद अगर सेलेक्ट करना है जो कि एक ग्रेजुअल अपमूव जहां पे एंटिसिपेटेड है, वो है टाटा पावर का। तो इसमें भी देखेंगे आप एक कंसोलिडेशन का टोन, बट एक मार्जिनल डिप के साथ दोबारा से रिकवरी का अटेम्प्ट, अपने मेजर एवरेजेस को यहाँ पे भी रिक्लेम किया है। क्लोजिंग इंपॉर्टेंट होगी। अगर आज आप 386 के ऊपर क्लोज कर पाते हैं स्टॉक में, तो मान के चलिए 410 415 तक के लेवल्स आपको नियर टर्म में देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे भी बाइंग की रिकमेंडेशन होगी 378 के एक स्टॉप लॉस के साथ 410 तक के टारगेट्स के लिए। अदानी एंटरप्राइज में कहूंगा कि थोड़ा सा यहाँ पे भी वेट एंड वॉच रखिए, बिकॉज आपके जो मेजर एवरेजेस हैं उनके रेजिस्टेंस आपके करीब 2550 के जोन के पास हैं। तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड मेरे को फेवरेबल नहीं है। इसके लिए अभी जब तक 2500 के लेवल को ये डिसाइसिवली क्रॉस करके सस्टेन नहीं करता है, अदानी को आप अवॉइड कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट कॉल्स तीनों स्टॉक्स पे। लेकिन अब चलिए एक नई न्यूज़ पे चलते हैं। भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर के बाद सरकार ने 32 एयरपोर्ट खोलने के लिए नोटम जारी किया है। पूरी खबर दे रहे हमारे सहयोगी समीर दीक्षित। एविएशन सेक्टर और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से जुड़ी हुई बड़ी और अहम खबर। सरकार ने उन 32 एयरपोर्ट को जिनको पहले बंद किया था, वहां पर अब सिविल फ्लाइट ऑपरेशंस को शुरू करने की मंजूरी दे दी है, रिवाइज्ड नोटम जारी कर दिया है। और अब एयरलाइंस, चाहे वो इंडिगो, आकाशा, स्पाइसजेट, एयर इंडिया एक्सप्रेस, वो अब इन 32 एयरपोर्ट पे जहां पर भी वो संचालित करती हैं वहां पर अपनी फ्लाइट सेवा दोबारा शुरू कर सकती हैं। आपको बता दें कि शुक्रवार देर रात लगभग मध्यरात्रि तक सरकार ने सुरक्षा कारणों के चलते 32 एयरपोर्ट को, जो कि उत्तर भारत और पश्चिमी भारत में पड़ते हैं, जो कि पाकिस्तान के सीमावर्ती इलाकों के आसपास हैं, प्रमुख एयरपोर्ट जैसे जम्मू, श्रीनगर, लेह, धर्मशाला, इन एयरपोर्ट्स को बंद करने का आदेश दिया था। और ये एयरपोर्ट बंद थे, यहाँ पर किसी भी तरीके के सिविल फ्लाइट ऑपरेशंस को टोटली बंद कर दिया था। लेकिन अब जब सीज फायर का अनाउंसमेंट हुआ है और उसके बाद में सरकार ने स्थिति को नॉर्मल होते हुए देखा, तो अब नया जो नोटम जारी किया है उसके तहत इन एयरपोर्ट पे अब दोबारा फ्लाइट सेवा शुरू की जा सकती है। इसके पहले ही इंडिगो ने ये अपनी मंशा जताई थी कि वो प्रभावित हवाई मुसाफिरों को निकालने के लिए स्पेशल या रिलीफ फ्लाइट ऑपरेशन कर सकती है। यही नहीं, ऐसे पैसेंजर्स, हवाई मुसाफिर जिनके पास कंफर्म्ड टिकट बुकिंग है, वो इंडिगो के इस फ्लाइट पे फ्लाई कर सकते हैं बिना कोई कैंसिलेशन या रिस्केड्यूलिंग चार्जेस दिए बिना। संभावित है कि बाकी एयरलाइंस भी ऐसा ही रिलीफ कदम उठा सकती है पैसेंजर्स के लिए। हालांकि पूरी तरीके से फ्लाइट ऑपरेशंस को रिज्यूम या नॉर्मलसी की तरफ होने में भी वक्त लगेगा, लेकिन शुरुआती दौर में कुछ फ्लाइट ऑपरेट करेंगे। कोशिश यही होगी प्रभावित पैसेंजरों को पहले राहत पहुंचाई जाए और उसके बाद धीरे धीरे अगले 24 से 48 घंटे में हम मान सकते हैं कि जो रेगुलर फ्लाइट ऑपरेशन है वो शुरू हो पाएगा। और ये उतनी ही राहत की बात हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म सेक्टर के लिए ही रहेगी। जी बिल्कुल, धन्यवाद समीर। एविएशन पे एक इम्पॉर्टेंट अपडेट। एंड अब जो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार जो है अहम कॉल्स रहने वाले और कहाँ पे कमाई के मौके बनते हैं बाय द बाजार में, उस पे हमारी रहेगी फोकस। स्वागत है आपका एफएनओ जंक्शन में। और अब चलते हैं शॉर्ट बिल्डअप वाले स्टॉक्स पे, जहाँ पे हमारी रहेगी नज़र। जी बिल्कुल, ताज़ा बिकवाली वाले शेयर्स में जो है 2 नाम सामने आ रहे हैं। एक तो ऑफकोर्स सन फार्मा है, वन ऑफ द टॉप लूजर्स आप कह सकते हैं निफ्टी के इंडेक्स में। और ऑफकोर्स यहाँ पे जो है यूएस की जो ट्रंप ने अनाउंसमेंट की थी, लगभग 30 से लेकर 80% तक कटौती हो सकती है
उनके जेनरिक मेडिकल प्राइसेस में, उसके कारण एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है। स्टॉक लगभग 3% गिरावट है, लेकिन उतना भी ज़्यादा नहीं है, एक रिकवरी हुई है। लगभग 5% गिरा था शुरुआत के स्ट्रेंथ में, और अब जो है थोड़ी रिकवरी आई है। बट अभी भी ताज़ा बिकवाली चल रही है सन फार्मा में, जहाँ पे रेवेन्यू एक्सपोजर जो है इनका लगभग 40% से ज़्यादा जो है आपको यूएस मार्केट से दे रहा है। दूसरा देखेंगे इंडसइंड बैंक, यहाँ पे नेगेटिव डेवलपमेंट हुई है। मूडीज़ ने कुछ एक डाउनग्रेड भी किया है कुछ रेटिंग्स को, उनकी बैंकिंग फैसिलिटीज़ को लेके, और शुरुआत में इंडसइंड बैंक जो था फ्लैटिश था, लेकिन अब जो है सेलिंग हावी हो गया है, और अभी टुवर्ड्स द डेज एंड जो है कह सकते हैं 800 के नीचे लेवल्स पे आ गया इंडसइंड बैंक। तो ये एक जो है इंपॉर्टेंट लेवल्स है। अब इन दोनों स्पेस में जो है अजीत जी, सबसे पहले खास करके इंडसइंड बैंक के बारे में बताएं। सन फार्मा में तो हम थोड़ी रिकवरी भी देख रहे हैं, लेकिन इंडसइंड बैंक यहाँ से जो है नेगेटिव न्यूज़ फ्लोज भरते जा रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे इश्यूज भी आ रहे थे डेरिवेटिव्स को लेके, और अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो फंडामेंटली तो इशू दिख रहा है करंट न्यूज़ फ्लो के हिसाब से। यहाँ पे स्टॉप लॉस क्या लगेगा, कुछ लेवल्स पे और सेलिंग इंटेंसिफाई हो सकती है इंडसइंड बैंक के लिए, ज़रा बताएं उस पर। बिल्कुल शरद, देखिए जैसे कि आपने बताया कि पूरे खबरों का दौर चला, जिसकी वजह से काफी करेक्शन हमने स्टॉक प्राइस में देखा। हाल फिलहाल में बेसिकली थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट जब भी हुई, क्लैरिटी है ओवर दी इश्यूज, तो वो थोड़ा सा रिकवर का टोन हुआ, और स्टॉक ने अपना जो एक गैप था डेली चार्ट पे उसको फिल करने की कोशिश की, करीब 850 860 तक के लेवल्स। बट जिस तरीके से दोबारा से ये अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस के नीचे आज स्लिप कर रहा है, तो इंडिकेशन यही है कि ये विद इन द सेक्टर आपको अंडर परफॉर्मेंस कंटिन्यू होते हुए नजर आएगी आने वाले टाइम में भी स्टॉक में। तो जो एंटिसिपेट कर रहे हैं बहुत स्ट्रॉन्ग रिकवरी और रीबाउंड, तो मेरे हिसाब से ये आपको डिसअपॉइंट कर सकता है ये स्टॉक आने वाले टाइम में भी। शॉर्टिंग की भी अपॉर्चुनिटी है, जैसे कि अगर मार्केट में अभी जिस तरीके से पॉजिटिव टोन है, और कोई यहाँ पे हेज की तरह है, या फिर आपके पास बैंकिंग के बहुत सारे स्टॉक लॉन्ग साइड पे हैं, तो एक काइंड ऑफ अ पेयर ट्रेड डेफिनेटली आप कंसिडर कर सकते हैं। एक 820 का स्टॉप लॉस रहेगा, नीचे पे दोबारा से करीब 750-55 तक के लेवल्स यहाँ पे रीटेस्ट हो सकते हैं। जी बिल्कुल, 740 से 50 के लेवल्स आ सकते हैं। तो यहाँ पे जो है इंडसइंड बैंक पे भी नज़र रखिएगा, एंड ऑफ कोर्स थोड़ा रिकवरी भी आ गया है। आप जिस फार्मा स्टॉक के बारे में बात कर रहे थे जो है सन फार्मा, लेकिन लॉन्ग अनवाइंडिंग वाले स्टॉक्स को भी जो है नज़र में डालते हैं। ये दो स्टॉक्स मेरे नज़र में आ रहा है, एक है लुपिन का, यहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रहा है, एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे जो नेगेटिव इम्पैक्ट फार्मा स्पेस में देख रहा है, तो उसके कारण जो है यहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग आ रही है। HCL बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेड है। HCL जो है ऑफ कोर्स डिफेंस का ट्रेड है, डिफेंस में एक अच्छी बज़ आ रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे जो है कुछ वॉलेटिलिटी जो डिफेंस में आ रही है, थोड़ी मुनाफा वसूली भी देखने मिल रही है जिस तरह सीज फायर आया है। बट डेवलपिंग स्टोरी है, तो डिफेंस में वॉलेटिलिटी ज़रूर रहेगा, लेकिन याद रखिए डिफेंस अब बहुत एक इंपॉर्टेंट थीम हो गया है। शायद कुछ अच्छे कंपनीज प्रीमियम वैल्यूएशंस भी कमांड कर सकते हैं, लेकिन जो छोटे मझोले कंपनीज़ हैं, SME की कंपनीज़ हैं, वहाँ पे अच्छी मोमेंटम आ सकती है, पर वो क्या ले पाएंगे, या वहाँ पे जो है गलतियाँ आ सकती है। तो वहाँ से भी आप थोड़े जानबूझ के जो है ऑफ कोर्स जो है अपनी कॉशन अप्रोच ज़रूर करें, खासकर कि स्मॉल कैप SME स्पेस में जहाँ पे डिफेंस के नाम आते हैं, वहाँ पे नैरेटिव ज़्यादा चलते हैं, फंडामेंटल्स नहीं चलते। तो ये भी हमारी जो मुहिम रहती है 18 हाउस स्वदेश में कि आप बचें। लेकिन यहाँ पे जो है लुपिन और HCL जो है नज़र में रहेगा अजित जी, और HCL पे खास करके बोलिए कि लुपिन में जो अभी वॉलेटिलिटी रहने वाली है। HCL को मैं पकड़ता हूँ लॉन्ग अनवाइंडिंग को लेके, यहाँ पे जो है कितना सीरियस हो सकता है ये लॉन्ग अनवाइंडिंग, और क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होने चाहिए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए? बिल्कुल, देखिए जैसे कि यहाँ पे अभी हम देख रहे थे डिफेंस एज अ स्पेस, जब मार्केट में थोड़ा करेक्शन भी था, यहाँ पे पॉजिटिव टोन बना हुआ था फॉर दी ऑब्वियस रीजन। और अब थोड़ा सा क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि दोबारा से एक सेंसिटिविटी जो मार्केट में थी वो थोड़ी सी कम हो रही है, तो ये थोड़ा सा बज वाले जो स्टॉक्स थे इंक्लूडिंग डिफेंस, यहाँ पे थोड़ा सा पॉज देखने को मिल रहा है। बट HCL को अगर आप देखेंगे तो एक काफी कंसिस्टेंट और एक सदा हुआ सा रिकवरी देखने को स्टॉक में मिली है। कोई खास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैं नहीं कहूंगा कि इसमें आपको रिकवरी और रिबाउंड देखने को मिला है। तो मेरे हिसाब से अभी जल्दी होगा इससे एग्जिट करना। अभी अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस के ऊपर ये स्टॉक बना हुआ है, तो अगर आपका बिल्कुल शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो 4350 स्पॉट, करीब 100 पॉइंट यहाँ से नीचे, जब तक उसके ऊपर है ये स्टॉक तब तक आपको बने रहना चाहिए। नेक्स्ट लेग के लिए ऑब्वियसली यहाँ पे मेरे को चाहिए 4750 के लेवल को ये ब्रेक करे, जो कि इसका प्रीवियस स्विंग हाई भी था, फिर आपको एक अच्छा मोमेंटम दोबारा देखने को मिल सकता है। तो इन शॉर्ट फ्रेश बाय अभी नहीं करना है, जिनको फ्रेश मोमेंटम के लिए प्ले करना है, जिनकी एग्जिस्टिंग पोजीशन है वो बने रह सकते हैं 4340 के एक स्टॉप लॉस के साथ। वेट एंड वॉच का जो है व्यू आ रहा है HCL पे, और होल्ड की भी रणनीति है।
लेकिन आपके अपने कॉल्स क्या रहने वाले हैं अजीत, बताएं। जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि बैंकिंग तो है ही है, अब दूसरे सेक्टर्स भी कहीं ना कहीं आज पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो आईटी जो कि काफी हद तक अभी अंडर परफॉर्म किया और रिकवरी का एक टोन देखने को मिला। वहां पे एचसीएल टेक को अगर आप देखेंगे तो अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस को आज बहुत डिसाइसिवली इसने रिक्लेम किया है और इंडिकेशन ये है कि मोमेंटम आने वाले टाइम में और फर्दर स्ट्रेंथन हो सकता है। करीब 1715 तक के लेवल्स एंटिसिपेटेड है कि एचसीएल टेक में आपको दिख जाए। तो 1595 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे आप लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। साथ ही साथ ऑटो एज अ पैक यहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि कुछ एक सिलेक्टिव नाम जैसे कि मारुति, इनमें एक फ्रेश ट्रैक्शन आ सकता है। ब्रॉडर कंसोलिडेशन रेंज में ये कंसोलिडेट किया है। लोअर बैंड के पास एक बाइंग पिवट फॉर्म करने के बाद एक ग्रेजुअल रिकवरी देखने को मिली है। तो यहाँ पे भी रिकवरी फर्दर स्ट्रेंथन हो सकती है। करीब 13,100 तक के लेवल्स नियर टर्म में नजर आ सकते हैं। तो 12,200 के स्टॉप लॉस के साथ मारुति को भी आप लॉन्ग कर सकते हैं। जी बिल्कुल, इन दोनों पिक्स पे भी नज़र रखिएगा, खास करके मारुति पे। एचसीएल टेक भी देखिए स्क्रीन पे है, टारगेट 1715 का है बाई रेटिंग के साथ और स्टॉप लॉस है 1595 का। लेकिन अजित, एक न्यूज़ फ्लो आया है और ये थोड़ा पर्सनल भी है और सबके लिए भी थोड़ी सी जो है सैडनेस ज़रूर है। विराट कोहली ने जो है आप कह सकते हैं रिटायरमेंट ले लिया है टेस्ट से। तो ऑफ कोर्स ये तो सबको ही थोड़ा सा सदमा ज़रूर लगा है, लेकिन वो बहुत बड़े अच्छे प्लेयर रहे हैं। और एफएनओ स्पेस में भी ना सबके एक विराट कोहली होते हैं, जहाँ पे जो है सब ट्रेडर्स होते हैं, जहाँ पे वो विराट कोहली को चूज़ करते हैं इररेस्पेक्टिव ऑफ द सिचुएशन। तो आपका विराट कोहली अगर स्टॉक में पता है करे, एफएनओ स्टॉक में अगर मंथली चार्ट में भी देखे करंट लेवल्स पे, तो कौन रॉक सॉलिड विराट कोहली स्टॉक रहने वाला है? बहुत सारे सेक्टर्स बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरीके के मार्केट में मारुति ने काफी हद तक अभी एक साइडवेज टोन पकड़ रखा था। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि स्टेबिलिटी जो कि जिस तरीके से हम एक कंसिस्टेंट प्लेयर में देखते हैं, वो देखने को मिलेगी आने वाले टाइम में, बावजूद इसके कि मार्केट में शायद आपको वॉलिटिलिटी फॉर सम रीजन और दी अदर बढ़ती हुई नजर आए। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि इस मंथ के लिए ये एक अच्छा प्लेयर हो सकता है, जो कि स्टॉक आपको डिसअपॉइंट ना करे अगर मार्केट गिरे भी, और जब रिकवरी आए तो इसमें रिकवरी थोड़ी सी और स्ट्रेंथन, क्योंकि अभी ज्यादा लोगों का ध्यान नहीं है स्टॉक पे। ध्यान ज़्यादा है नहीं, थोड़ी मार्केट शेयर की भी लॉस हुई है। पहले 50% कमांड करता था, अभी 40-42 पे आ गया है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे किस तरह लॉन्चेस आता है, ईवी सेगमेंट पे क्या ग्रोथ स्टोरी रहती है, तो उस पे जो है पूरी फोकस रहेगी। लेकिन विराट कोहली जो मार्केट का है, मारुति सुजुकी, ये अजीत कह रहे हैं टारगेट प्राइस है 13,100 रुपये का, स्टॉप लॉस 12,200 का। बाजार में इस स्टॉक पे ज़्यादा नज़र नहीं है, लेकिन आज दिन के ट्रेड में भी 12,500 के ऊपर 2% के ऊपर जो है स्टॉक में तेज़ी आ रही है। अजीत, आपकी तरफ से कोई डिस्क्लेमर? शुक्रिया शरद। तो देखिए, जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हैं, पर्सनली मैं कोई भी स्टॉक होल्ड नहीं करता हूं, बट हमारे क्लाइंट्स के पास पोजीशंस हो सकती हैं। बिल्कुल, धन्यवाद अजीत, आपने समय निकाला ईटी नाउ स्वदेश के लिए। आज के शो के लिए बस इतना ही। देखते रहिए ईटी नाउ स्वदेश।